हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ प्यारा सा वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर जिसका नाम है रोशन स्टडी। हम यहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री और कम्प्लीटली नीट और जेईई मेंस के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स को। फिजिक्स का 2-3 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ और केमिस्ट्री का भी मैं ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और फिर फिजिक्स का भी लेक्चर इसके साथ साथ आता ही रहेगा और केमिस्ट्री का भी लेक्चर साथ साथ चलेगा। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री 1 में पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बेसिक्स को पढ़ाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप तो यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा मोल कंसेप्ट लेक्चर 1 बाय रोशन स्टडी रोशन सिंह। आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो लेक्चर देखकर उसमें मैंने बेसिक बताया था तो वो लेक्चर आप देखकर ही इस लेक्चर पर आइएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं मोल कंसेप्ट्स का तो वेलकम है आपको इस वीडियो पर। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगा। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो सिखाऊंगा, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने वाले क्वेश्चन बहुत सारे नीट और जेईई मेंस में आते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करना रह गया था तो उसको मैं पहले 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट्स का। तो अंत तक जरूर देखिएगा लेक्चर को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट्स का। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे? लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोल कैसे निकाला जाता है। पहले मोल के बेसिक्स को समझा था। मोल कहते किसको हैं, मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब समझा था। मैंने ये भी बताया था कि केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मास और वेट दोनों एक ही माना जाता है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही होता है, एक ही माना जाता है। ठीक है, तो मैंने एटॉमिक वेट बताया था कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है, मोलर मास मोलर वेट कैसे निकाला जाता है, फिर मोल कैसे निकाला जाता है वही बताया था। मोल हमने बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि मोल जो होता है वो एक पार्टिकल्स का नंबर का कलेक्शंस है। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या कहते हैं, 1 मोल कहा जाता है। यानी कोई भी पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो जाए तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। ठीक है, और मोल कैसे निकाला जाता है, अगर कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस को एलिमेंट दिया हुआ रहे, उसका वेट दिया हुआ रहे या फिर उसका नंबर पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ रहे तो कैसे निकालते हैं। तो 2 तरीका होता है निकालने का मोल। पहला तरीका तो ये कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो कितना मोल होगा, तो उसको एक बार एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हम निकाल देते हैं मोल। दूसरा तरीका था अगर वेट ऑफ एलिमेंट्स या वेट ऑफ कंपाउंड दे दिया है, वेट ऑफ एलिमेंट या वेट ऑफ कंपाउंड दे दिया है तो उसको कैसे करते हैं, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट करते हैं। उस कंपाउंड या उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड देते हैं तो मोल निकलता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में। पहला क्या था, मोल बराबर नंबर ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए तो मोल कैसे निकालेंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड दे देंगे। एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या हो सकता है, एलिमेंट का
आइटम दे सकता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल दे सकता है, उस एलिमेंट का आयन दे सकता है, या कंपाउंड का आयन दे सकता है, मॉलिक्यूल दे सकता है, या फिर आइटम दे सकता है, यही पार्टिकल देगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है एलिमेंट का या कंपाउंड का, तो उसको हम जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा वो निकल जाता है। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा, अगर वेट के टर्म्स में निकालना हो, वेट के टर्म्स में दिया हो गया हो तो नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, गिवन वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड वाई एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया गया तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, नंबर ऑफ आइटम दे दिया था एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड या एलिमेंट का जितना वेट दे दिया गया है उसमें जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। अगर बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। अब बोलेगा आइटम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइटम, आइटम के मोल कितने मोल होंगे, मतलब कितना मोल आइटम होगा अगर पूछेगा तो वहाँ पर एटॉमिक वेट डालेंगे। तो वो होता है गिवन वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड बाय एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल का फॉर्मूला ये होता है। 2 फॉर्मूला है, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में दे दिया जाए तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, और दूसरे वेट के टर्म्स में दे दिया जाए तो वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, गिवन वेट को W से लिख देते हैं और एटॉमिक वेट को AT से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को MT से लिखते हैं। एटॉमिक वेट को AM से लिखते हैं एटॉमिक मास को, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M स्मॉल m से लिख देते हैं ऐसे। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम जनरली N से डिनोट करते हैं, तो N ही लिखिए। तो N बराबर N इज नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर ये वेट निकालना हो तब क्या करेंगे? अगर वेट निकालना हो, वेट ऑफ पार्टिकल निकालना, वेट ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल दे दिया जाए, नंबर ऑफ मोल अगर दे दिया रहे और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया हो और पूछा कि कितना होगा, गिवन वेट कितना होगा, तो वो हो जाएगा एलिमेंट का या कंपाउंड का वेट कितना होगा ऐसा पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ये स्लैश है, इसका मतलब एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक वेट दिया है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वेट एलिमेंट का या कंपाउंड का होगा वो आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, मोलर मास क्या होता है जानते हैं? मोलर मास किसी एक मोल पार्टिकल का मास जो होता है उसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास बराबर, मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इन एलिमेंट और कंपाउंड।
किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट में जो पार्टिकल्स के एक मोल का मास होगा उसको कहेंगे मोलर मास। यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास होगा उसको कहते हैं मोलर मास। जैसे कि हम मान लेते हैं कि CH4 एक कंपाउंड, इसमें इसके एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके एक मोल इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के एक मोल का वेट कितना होगा वो निकालना है। एक मोल का वेट यानी एक मोल का मास निकालना है तो उसको मोलर मास कहेंगे। किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट के एक मोल का मास को कहते हैं मोलर मास। ठीक है, तो इसके एक मोल मास का कितना होगा? तो देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। तो टोटल वेट कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम। यानी कि एक मोल ऑफ CH4 अगर होगा तो उसका वेट 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम होगा। कैसे आया? मोलर मास को ग्राम मास भी कह सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 मोल ऑफ एटम को हम 1 ग्राम ऑफ एटम भी कह सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम, या फिर 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ आयंस को 1 ग्राम ऑफ आयंस भी कह सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ आयंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक मोल को ग्राम में लिखते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ग्राम होता है, उतने ग्राम। जैसे कि CH4 निकाले हम, CH4 के एक मोल का मास कितना होगा? तो एक मोल का मास 16 ग्राम होगा, क्योंकि 12 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16, यानी 16 इसका एटॉमिक वेट हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जब मोलर मास लेंगे, एक मोल का मास लेंगे, तो वो हो जाएगा 16 ग्राम। 16 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट लेंगे AMU से लेंगे। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, वो केवल यूनिट है, एक यूनिट का मास है। और एक मोल का जब मास लेंगे तो ग्राम में आएगा 16 ग्राम। और ग्राम में कैसे चेंज करते हैं वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिए जरा। हो गया? नोट कर लीजिए। ओके। एक होता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है? किसी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना हो, किसी खास कंपाउंड में, किसी खास एलिमेंट का कितना मास परसेंट है वो निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है उसका फॉर्मूला? होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound into 100 और बटा में मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। मास परसेंट, अगर किसी कंपाउंड में किसी खास एलिमेंट का मास परसेंट पूछ दे तो पहले क्या करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है वो निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब उसके मोलर मास से, उस एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। इसको नोट कीजिए।
नोट कर लीजिए। ओके, चलिए जाए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम इतना मिलीग्राम ऑफ SO2, व्हाट आर द रिमेनिंग मोल्स ऑफ SO2। यानी कि बोल रहा है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है SO2 का निकाल दिया गया 320 मिलीग्राम SO2 में से। 320 मिलीग्राम SO2 में से 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स निकाल दिया गया SO2 का। तो बचा हुआ कितना मॉलिक्यूल्स है SO2 का? SO2 का कितना मॉलिक्यूल बचा हुआ है 320 मिलीग्राम में? तो पहले हम निकालेंगे कि 320 मिलीग्राम में कितना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकालेंगे कितना है 320 ग्राम में। SO2 इन 320 मिलीग्राम, 320 मिलीग्राम को mg से लिखते हैं। तो यहाँ से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर SO2 निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकालेंगे कि 320 मिलीग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा। तो 320 मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर देगा। अब बटा ये क्या होगा, गिवन वेट हो गया, ये दिया गया वेट है, इतना ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इतना ग्राम, इतना मिलीग्राम, ये ग्राम में चेंज कर दिए, ये ग्राम में आ गया। इसको जब डिवाइड देंगे इसके मोलर मास SO2 के मोलर मास से, SO2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 62 ग्राम होता है मोलर मास। यानी SO2 के एक मोल का मास 62 ग्राम होगा। तो कितना नंबर ऑफ मोल निकलेगा, ये ग्राम से ग्राम गया, ये लगभग आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। इतना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। इतना नंबर ऑफ मोल निकल गया है SO2 का 320 मिलीग्राम ऑफ SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर ऑक्साइड SO2 है, तो SO2 का 320 मिलीग्राम SO2 में इतना नंबर ऑफ मोल निकल गया है। अब इतना नंबर ऑफ मोल में से इतना नंबर ऑफ मोल को निकाल दिया गया है, तो बचा हुआ नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल की कितना होगा इसका। नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 बराबर इतना × 10⁻20 बटा ये नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल अगर निकालना है कितना मोल ऑफ SO2 होगा, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर हम ले लेंगे सिंपल करने के लिए 10⁻23 है, 6 × 10⁻23 ले लेते हैं सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को। क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 निकालना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, बाय एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 इससे ये गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 कितना निकल जाएगा 10⁻³ 10⁻³ निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 का मोल्स निकल गया। ये इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है तो SO2 का कितना मोल है वो निकालना है। तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड दे देंगे तो ये जो दिया हुआ है वो कितना मोल हो जाएगा 10⁻³ मोल हो जाएगा। अब टोटल कितना है 5 × 10⁻³ मोल है। तो 5 × 10⁻³ मोल टोटल है, इसमें से 10⁻³ मोल निकाल दिया जाए तो बचा हुआ कितना हो जाएगा। देखिए 5 × 10⁻³ मोल में से 10⁻³ मोल अगर निकाल देते हैं तो बचा हुआ कितना हो जाएगा। ये 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, 5 × 10⁻³ ये हो गया। तो 1 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ इतना नंबर ऑफ मोल बचा हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ज़रा सा, इतना मिलीग्राम था, इतना मिलीग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल निकालना है, पहले कितना नंबर ऑफ मोल होगा SO2 का, तो निकाल लिए कि 5 × 10⁻³ मोल है टोटल।
उसमें से इतना पार्टिकल को निकाल दिया गया है। तो इस इतना जो पार्टिकल होगा वो कितना मोल होगा वो निकालेंगे। तो कितना मोल होगा कैसे निकालेंगे? तो इस पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल में जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ मोल ये दिया हुआ है। मोल में इसको निकाल, इस पार्टिकल के हम मोल में निकाल लेंगे, इस नंबर को मोल में कैलकुलेट कर लेंगे, 10⁻³ मोल हो गया ये टोटल। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मोल भी लिख सकते हैं। अब टोटल था 5 × 10⁻³ मोल, इसमें से 10⁻³ मोल को निकाल दिया गया है। तो बचा कितना? 4 × 10⁻5 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ इसको 1 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब 5 में से जब 1 को घटाएंगे 10⁻³ तो कॉमन हो जाएगा, 10⁻³ कॉमन हो गया। अब 5 में से 1 घटा तो 4 हो जाएगा। तो टोटल बच जाएगा, बचा हुआ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स होगा, वो बचा हुआ कितना मोल होगा? 4 × 10⁻³ मोल बच जाएगा, मोल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 4 × 10⁻³ मोल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसको नोट कीजिए, इसका जो रिजल्ट है यहाँ दिया गया है, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन ज़रा बनाइए, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये नीट 2016 में पूछा जा चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है नीट 2016 में पूछा जा चुका है। जाकर बनाइएगा जरूर नीट 2016 का क्वेश्चन। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो तो नीट के 2016 का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट, इसी टाइप का है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? P and Q are two elements which forms P2Q3 and PQ2 if 0.15 mole of P2Q3 weighs इतना 15.9 ग्राम and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 grams. What are the atomic weight of P and Q? P और Q का एटॉमिक वेट क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि P और Q दो एलिमेंट है जो दो कंपाउंड बनाता है, मिलकर दो कंपाउंड बनाता है। पहला कंपाउंड बनाता है P2Q3 और दूसरा कंपाउंड बनाता है PQ2। अब बोला है कि इस कंपाउंड P2Q3 कंपाउंड का 0.15 मोल जो होगा उसका वेट होगा 15.9 ग्राम। यानी कि इस कंपाउंड, ये जो P2Q3 कंपाउंड है, इसका 0.15 मोल का वेट हो जाएगा 15.9 ग्राम और 0.15 मोल PQ2 का, इस कंपाउंड का, PQ2 कंपाउंड का 0.15 मोल जो होगा, मोल का वेट 9.3 ग्राम होता है। तो बोला है कि उस P और Q का एटॉमिक वेट कितना होगा। एटॉमिक वेट है P एंड Q, P और Q का एटॉमिक वेट कितना होगा वो पूछा है। निकालिए ज़रा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद नीट 2016 का क्वेश्चन जाकर जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे इसको? तो देखिए P और Q दो कंपाउंड दिया है, दो एलिमेंट दिया है और दोनों एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाता है, P2Q3 और PQ2 बनाता है। बोल रहा है पहले कंपाउंड का इतना मोल का वेट इतना हो गया, दूसरे कंपाउंड के इतना मोल का वेट इतना हो गया। तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या होगा P एंड Q का। तो मान लेते हैं एटॉमिक वेट को X एंड Y। लेट एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q, P एंड Q का एटॉमिक वेट मानते हैं X एंड Y रिस्पेक्टिवली। मतलब P का वेट मानते हैं X और Q का एटॉमिक वेट मानते हैं Y। ऐसे मान लिया पहले। अब देखिए कंपाउंड क्या क्या बना रहा है। P2 एंड Q3 कंपाउंड बनाया है। तो P2 है, P का एटॉमिक वेट कितना माने X, तो P का टोटल इस कंपाउंड में कितना एटॉमिक वेट हो जाएगा 2X, क्योंकि P दो गो है, P दो है, एक का एटॉमिक वेट P का एटॉमिक वेट X माने हैं, तो 2P का एटॉमिक वेट 2X हो जाएगा।
क्यू 3 हुआ है, क्यू का नंबर 3 है इसमें, इस कंपाउंड में, तो क्यू 3 है और क्यू के वेट को वाई माने हैं, तो इसमें टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा +3y, +3y कर देंगे इसको। +3y क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए इस कंपाउंड को ज़रा देखिए, इस कंपाउंड को ज़रा देखिए, इस कंपाउंड में P2 है और Q3 है। ये दोनों कंपाउंड मिलकर, ये दोनों एलिमेंट मिलकर कंपाउंड को बनाया, तो टोटल कंपाउंड का टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो P का वेट, P के एटॉमिक वेट को x माने हैं और Q के एटॉमिक वेट को y माने हैं, तो टोटल इस कंपाउंड का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 2x + 3y। क्यों हो जाएगा? क्योंकि P 2 वो है और Q 3 वो है, तो इसलिए 2x + 3y हो जाएगा टोटल वेट। टोटल एटॉमिक वेट इस कंपाउंड का इतना हो गया। अब एटॉमिक वेट ये इतना बराबर, एटॉमिक वेट ये हो गया। एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल दे दिया गया है, तो गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल करेंगे तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा। जैसे हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल निकलता है ना। तो उसी तरह से अब गिवन वेट दे दिया गया है, नंबर ऑफ मोल दे दिया गया है, एटॉमिक वेट निकालना है यहाँ से। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? गिवन वेट में से मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड दे देंगे तो टोटल गिवन वेट टोटल एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब गिवन वेट कितना दे दिया गया है देखिए ज़रा। गिवन वेट है पहले कंपाउंड, इस P2Q3 कंपाउंड का गिवन वेट कितना है? 15.9 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? कितना मोल का वेट इतना ग्राम है? तो 0.15 मोल, 0.15 मोल का वेट है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? निकालिए जरा सॉल्व करके। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 भेजेंगे, यहाँ से ये नीचे 100 से 100 गया, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये 3 से 5 या 15 9, यानी कि 3 दूना 6 + 5 दूना 10, यानी 106 हो गया टोटल एटॉमिक वेट x + 3y, यानी इस कंपाउंड का टोटल एटॉमिक वेट 106 हो गया। अब जरा दूसरा कंपाउंड देखिए PQ2 का, इसमें ज़रा देखिए PQ2 में देखिए कितना एलिमेंट है? P कितना है? 1, तो इसका एटॉमिक वेट x है तो x मान लिए प्लस Q कितना है? 2, तो 2y हो जाएगा। टोटल एटॉमिक वेट ये हो जाएगा, इस कंपाउंड का टोटल एटॉमिक वेट ये हो जाएगा। और टोटल एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वेट इसका कितना है? ये कितना आ गया था? 1.106 एटॉमिक वेट आ गया इस कंपाउंड का। अब इस कंपाउंड का एटॉमिक वेट निकालेंगे गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल निकाल देकर, तो गिवन वेट इसमें कितना है? 9.3 ग्राम जो दिया गया, जो देखिए। और नंबर ऑफ मोल कितना? नंबर ऑफ मोल का इतना ग्राम है, तो इतना नंबर ऑफ मोल का वेट है इतना ग्राम, तो इतना बटा 0.15। इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 100 गया, 5 15 10 31, यानी कि 3 2 3 6 इतना हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का एटॉमिक वेट आ गया इतना, इस कंपाउंड का एटॉमिक वेट आ गया इतना। अब दोनों कंपाउंड का एटॉमिक वेट आ गया है, तो हम अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट का, इस कंपाउंड में दोनों अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं एक ट्रिक से, एक मेथड से। मैथ का एक छोटा सा कैलकुलेशन है बस। इतना बराबर 106 आ गया कि नहीं? देखिए 2x + 3y बराबर 106 गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल इतना आ गया। ये क्या आया है? एटॉमिक वेट ही तो आया है। एटॉमिक वेट क्या है? P का एटॉमिक वेट x माने हैं, तो P2 का एटॉमिक वेट 2x हो जाएगा।
क्यू का एटॉमिक वेट वाई माने हैं तो Q3 का एटॉमिक वेट 3y हो जाएगा। ये टोटल एटॉमिक वेट हो गया इस कंपाउंड का 106। उसी तरह से इस कंपाउंड का टोटल एटॉमिक वेट कितना हो गया 62। अब यहाँ से मैथ का छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। x + 2y बराबर कितना है 62। इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना होगा 2x + 3y = 106। यहाँ से 2x + 4y बराबर 124। यहाँ से साइन चेंज करेंगे घटाने के लिए, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा -y = क्या होगा -24 में से 6 गया तो 18 माइनस से माइनस गया, यानी y = आ गया 18। यानी कि y किसका माने थे एटॉमिक वेट Q का एटॉमिक वेट माने थे, तो Q का एटॉमिक वेट कितना आ गया Q का एटॉमिक वेट आ गया 18। Q का एटॉमिक वेट आ गया 18। अब P का एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं दूसरे इसी इक्वेशन में रखकर, इसी इक्वेशन में रखिए इसको। तो x + 18 × 2 करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा बराबर 62। तो x बराबर क्या होगा 62 - 36, यानी कि P का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा x बराबर जो है वो P का एटॉमिक वेट है 62 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी 26 आ जाएगा। तो ये हो गया एटॉमिक वेट, Q का एटॉमिक वेट ये हो गया, P का एटॉमिक वेट ये हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी टाइप का सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, वो 2016 में दूसरे फेज में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। पहले निकालेंगे इस कंपाउंड का एटॉमिक वेट। कंपाउंड का एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो xy मान लेते हैं, तो 2x + 3y हो गया। इस कंपाउंड का वेट x + 2y हो गया। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, तो गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल कर देंगे तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल निकलता है। तो एटॉमिक वेट हमें निकालना है अगर, तो क्या करेंगे गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल कर देंगे तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो उसी तरह गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल कर दें तो एटॉमिक वेट निकल गया इतना इस पूरे कंपाउंड का। फिर इस पूरे कंपाउंड का एटॉमिक वेट निकल गया इतना, गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल कर दिए तो ये। अब दोनों का इक्वेशन आ गया है, दो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। x किसका एटॉमिक वेट माने थे, x माने थे P का एटॉमिक वेट, तो P का एटॉमिक वेट x बराबर 26 आया है। और Q का y माने थे तो y बराबर 18 है, मतलब Q का एटॉमिक वेट 18 होगा। तो P का एटॉमिक वेट 26 होगा और Q का एटॉमिक वेट 18 होगा। ये दोनों मिलकर ये कंपाउंड इतना बनाता है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, ओके। देखिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी नीट में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, इसको सॉल्व जरूर कीजिए। क्या लिखा है, हेमोग्लोबिन्स कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हेमोग्लोबिन इज इतना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स पर मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन्स। हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितना आयरन आइटम्स होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो हेमोग्लोबिन का इतना परसेंट दिया है, 0.25% दिया है, हेमोग्लोबिन में इतना परसेंट आयरन है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम, अगर हेमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, HB से, इसको याद रखिएगा, बायोलॉजी में ये पढ़ने लायक है, इससे बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, नीट के लिए। तो 100 ग्राम HB, हेमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, तो 100 ग्राम HB में कितना होगा 0.25 ग्राम होगा आयरन। आयरन को Fe रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए 100 ग्राम HB में 0.25 ग्राम Fe होगा, आयरन होगा, क्योंकि 0.25% है। परसेंट को हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं, तो इतना परसेंट है, इसका मतलब 100 ग्राम अगर HB लेते हैं
100 ग्राम अगर होमोग्लोबिन लेते हैं तो उसमें 0.25 ग्राम आयरन होगा। इसका मतलब यही तो हुआ, परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम अगर होमोग्लोबिन रहता है तो 100 ग्राम होमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम आयरन होगा। ठीक है, ये हो गया। तो 100 ग्राम होमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम आयरन है, तो इतना ग्राम होमोग्लोबिन में कितना होगा? ये होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया। होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट जब ये हो गया है तो यानी कि इतना ग्राम होमोग्लोबिन, यानी 1 मोल होमोग्लोबिन होगा। 1 मोल, अगर इतना ग्राम हम ले लेते हैं तो इतना ग्राम होमोग्लोबिन का मतलब क्या होगा? 1 मोल होमोग्लोबिन हो जाएगा, 1 मोल होमोग्लोबिन हो जाएगा। तो हम दिखाते हैं कि 100 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम HB में कितना होगा? 1 ग्राम HB हैज़ 0.25 ग्राम बाई 100, ये हो जाएगा। अब इतना ग्राम ले लेते हैं, 89600 ग्राम ऑफ HB हैज़ कितना होगा? 0.25 बाई 100 इंटू 89600, इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम आयरन होगा। कैसे? देखिए, 100 ग्राम होमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम आयरन है, तो 1 ग्राम होमोग्लोबिन में यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 ग्राम होमोग्लोबिन में 0.25 बाई 100 ग्राम होगा आयरन। अब इतना ग्राम होमोग्लोबिन ले लेते हैं, इतना ग्राम होमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल होमोग्लोबिन होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को ही मोलर वेट भी कहते हैं। तो मोलर वेट ये हो गया, मतलब 1 मोल का वेट इतना ग्राम होगा, 1 मोल होमोग्लोबिन का वेट इतना ग्राम होगा। तो इतना ग्राम होमोग्लोबिन में कितना ग्राम आयरन होगा वो निकालना होगा। तो इतना बाई इतना इंटू इतना कर देंगे तो कितना ग्राम ऑफ आयरन निकल जाएगा? वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ Fe आयरन बराबर कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट जरा कीजिए। कटा, यहाँ से एक पॉइंट और निकालते हैं तो ये 00 यहाँ आ जाता है। तो 25 0 बाकी 15 और 10 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 150 0 बाकी 15 25 225 5 30 10 40 के 0 हाथ में रहा 14, हाथ में रहा 14 नहीं 200, हाथ में रहा 24, 25 60 है 200 हो जाएगा। 200 प्लस 24 224, इतना बटा 100, यानी कि इतना ग्राम आयरन होगा, यानी कि 224 ग्राम आयरन होगा। 224 ग्राम आयरन होगा कि नहीं? 224 ग्राम आयरन हो जाएगा। तब निकाल लिए कि इतना ग्राम होमोग्लोबिन में 224 ग्राम आयरन होगा। तो ये कितना है? 1 मोल होमोग्लोबिन में, 1 मोल होमोग्लोबिन में इतना ग्राम आयरन है। ठीक है, तो एक होमोग्लोबिन में निकालना है कितना आयरन होगा। तो कैसे निकालेंगे? ये ग्राम में आ गया, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालेंगे। मोल ऑफ आयरन, मोल ऑफ Fe निकालेंगे, कितना होगा? गिवन इतना आ गया 224 ग्राम। और आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 56 होता है ना, बताए थे आपको। तो यहाँ से आयरन का एटॉमिक वेट लिख कर करेंगे तो कितना हो जाएगा? जरा कीजिए इसको।
4 बार में 4 मोल आया, 4 मोल आ गया। मतलब 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन है। 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन है। तो 1 हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा? 4 आयरन होगा। कैसे होगा 4 आयरन? क्योंकि इतना ग्राम है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट है यानी मोलर वेट है। मोलर वेट यानी कि 1 मोल हीमोग्लोबिन का वेट इतना ग्राम है। 1 मोल हीमोग्लोबिन का वेट इतना ग्राम है, तो इतना ग्राम में आयरन का वेट कितना ग्राम है वो निकालना है। तो आयरन का वेट यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, तो 224 ग्राम आ जाता है आयरन का वेट। यानी कि 1 मोल हीमोग्लोबिन में 224 ग्राम आयरन है। इसको जब मोल में निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन निकालें जब, तो क्या निकला? गिवन वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन क्या काट दिए, तो यहाँ से 4 मोल निकल गया। यानी कि ये तो 1 मोल था ना, 1 मोल का वेट था, मतलब 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन आइटम है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 हीमोग्लोबिन में 4 आयरन आइटम होगा। 1 हीमोग्लोबिन में जब 4 आयरन आइटम होगा, तभी तो 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन आइटम होगा। तो इस तरह से 4 मोल आ गया। इसका मतलब 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन आइटम होगा। 1 मोल ऑफ HB हैज, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हैज 4 आयरन आइटम। आयरन आइटम 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 आयरन आइटम होंगे। नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिए जरा। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, हो गया। तो आज इतना ही रह लेते हैं। बाकी का प्रोसेस जो है अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में जो भी आएगा कॉन्सेप्ट्स होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाऊँगा। उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।